नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ आमर्श भारद्वाज और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको जो मैंने आपको 63 या 64 प्रकार के वर्ड बताए थे पहली वीडियोज़ में, कि उनके तालवादी स्थान बताऊंगा कि किस वर्ड का क्या स्थान है, जो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है कि वर्णों के क्या क्या स्थान हैं, किस वर्ण का क्या स्थान है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि स्थान क्या है। आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ को समझ लेना ही, जब तक हम एक चीज़ को नहीं समझेंगे दूसरी चीज़ को बढ़ना या हाथ पैर फैलाना इतना सही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि जब तक हम एक चीज़ को ठीक से ना समझ लें, क्लियर जब तक हमारे दिमाग में ना आ जाए, तब तक दूसरी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस वर्ण का क्या स्थान है। जो ये स्थान के बारे में आपको बात बता रहा हूँ, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंती, ये जो स्थान है, इनमें जो पहला संख्या आती है वो आती है कंठ की। लेकिन जब हम इनके बारे में बोलते हैं, इनके बारे में बताते हैं हम किसी को, तो इनमें सबसे पहले जो स्थान आता है वो तालवादी का दिया गया है। तालवादी मतलब तालु का। ठीक है, जैसे सूत्र है तुल्याशय प्रथमम सवर्णम तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रत्नश्चेति तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिता सावर्ण्यम वाच्यम अगुहा विसर्जयानाम कंठा। क्रम में तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंती वगैरह आएंगे, लेकिन जब हम किसी को इसके बारे में बताएंगे कि तालवादी स्थान बताओ, इन वर्णों के तालवादी स्थान आपको याद हैं कि किस वर्ण का क्या स्थान है, तो उसमें सब प्रथम तालु की गिनती आती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने ठीक है, अब एक मैंने वार्तिक लिखी आप लोगों के सामने। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठा। विसर्जनीयानाम कंठः। ये मैंने क्या लिखा है, अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः। इस बात, ये जो लिखा हुआ है, पंक्ति लिखी हुई है, इसकी एक एक वर्ड, एक एक शब्द का मतलब समझो कि मैं क्या बोलना चाह हूं। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ क्या है? हमारा स्थान। किसका स्थान है? अकुहा। अकुहा अर्थात आ का क्या मतलब हो गया? आ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि स्वर कितने होते हैं, 9 प्रकार के, उनके भेद कौन कौन से बताए थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, कितने उनके प्रकार हैं, स्वर 22 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? आई उरी बताए थे, आ ए उ रील री ए ओ आई औ, कि कौन से दीर्घ होते हैं, कौन से ह्रस्व होते हैं, कौन से प्लुत होते हैं। तो आ जो हमारा है कितने प्रकार का बताया था? 18 प्रकार का। 18 प्रकार का कौन कौन सा है? तो ये आपको जब पता होगा, जब आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। तो जो हमारा ये 18 प्रकार का आ है, ये वो 18 प्रकार का आ है। इस टाइम पे जो ये आ दिख रहा है, इसके 18 प्रकार हैं। ठीक है, आ कु का क्या मतलब बताया था? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब को, चो, टो, तो, पो। इनको उदित भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंत में उ है, तो उ होने की वजह से क्या हुए? उदित हुए। तो कु का क्या मतलब हुआ? कवर्ग। का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, खा, गा,
घा न, ठीक है। का खा गा गा घा, ठीक है, हो गया ये हमारा। ये क्या हो गया हमारा कु, आ कु हा। अब ये क्या है हमारा हा। विसर्जनीय नाम, विसर्ग मतलब जो मैंने आपको विसर्ग बताया था, विसर्गों के बारे में। या नाम कंठा। अब इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं। आ से क्या हुआ हमारा आ, कु का क्या मतलब हुआ कवर्ग, हा का क्या मतलब हुआ हमारा हा, और विसर्ग का क्या मतलब हुआ जो मैंने आपको आयोग वाह चार बताए थे, विसर्ग अनुस्वार जीवामूल्य और पद्मानीय। तो ये हमारा विसर्ग हो गया। या नाम, इनके नाम ये इतने भी मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, आ कवर्ग हा और विसर्ग का स्थान क्या है कंठ। मैं आपको एक ठीक तरीके से समझा देता हूं। और अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः, किसका आका का वर्ग का, ठीक है, और किसका हा का, और विसर्गों का स्थान क्या है कंठ। इनका स्थान क्या है कंठ। कंठ क्या है कंठ। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनका स्थान कंठ है, लेकिन वास्तव में कंठ है क्या, आप कैसे पहचान करोगे कि कंठ क्या है। अब देखिए कवर्ग का लिखता हूं मैं, का खा गा, ये तीन लिखे हैं मैंने, चलो इनसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब हम किसी वर्ड को, किसी भी वर्ण को का हो, चा हो, ता हो या हो, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण मतलब बोलते हैं, तो एक अंदर से वायु निकलेगी या रुकेगी या उष्णता पैदा होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे कि हम पहचान कर सकते हैं। अब हमने आ बोला, जब हमने आ बोला, आप भी बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। जब हम आ को बोलते हैं तो हमारे अंदर से वायु बाहर निकलती है, ठीक है, अंदर से वायु बाहर निकली, कहीं पर हमारी जीभ टच नहीं हुई, हमारी जीभ बिल्कुल सीधी रही, जिस तरह से आ, ठीक है। या आप खा बोलिए, खा बोलेंगे आप तो हमारी जीभ बिल्कुल सीधी रहेगी, और जो हमारे अंदर से जो कंठ है, जो हमारा कंठ है, वहां से वायु निकल करके सीधी बाहर जाएगी। चाहे आप गा या विसर्ग, विसर्ग किसका, विसर्ग जहां जिस जगह पर विसर्ग लगे हुए होते हैं तो उसका स्थान, जहां विसर्ग लगे हुए होंगे उसका क्या मतलब अंदर से क्या निकलेगा, अंदर से क्या वर्ड निकलेगा, ठीक है, कि जैसे राम। अब तो ये राम लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके पीछे विसर्ग लिख गए तो इसका क्या मतलब हुआ राम हा। तो ये जो हमारे विसर्ग हैं ये अंदर से हा का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना, ये अंदर से हा की आवाज निकालते हैं, समझे आप। तो ये भी हा और विसर्ग, ये है तो विसर्ग, लेकिन इनका जो उच्चारण स्थान है, जो ये आवाज निकालते हैं, वो हा की ही आवाज निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा आ का और कवर का और हा का और विसर्गों का स्थान क्या है कंठ। चाहे आप हा बोल सकते हैं या आ बोल सकते हैं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चीज का, आपको चीज समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर करके एक बार बोलें, आ का खा गा हा घा, ये जिस तरह से भी आपने बोले हैं तो हमारी आवाज, जो हमारी आवाज निकल रही है अंदर से, जो सीधी बाहर निकल रही है, हमारी जीभ कहीं पर टच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर से वर्ड निकलने वाले हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ, ठीक है। ये बात आपको नॉर्मली समझ में आ ही गई होगी कि आ का, कवर का और हा का उच्चारण स्थान क्या है कंठ। ये जो मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपने इसको याद कर लिया, जो मैं ये आपको लाइन लिखवा रहा हूं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आने वाले टाइम में भी कभी मात नहीं खाओगे उच्चारण स्थान में कि किसका स्थान क्या है, क्योंकि इसको समझने से ही, सिर्फ इस वार्तिक को समझने बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसका स्थान क्या है। सिर्फ इसका अर्थ निकालने की जरूरत है, ये संस्कृत में है, अगर आप इसका अर्थ समझ जाएंगे ठीक तरीके से, इसका अर्थ निकाल पाओगे तो आपको
का, खा, गा, हा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही समझ जाएंगे कि आकूहा विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात आका और कू से कवर का और हा से हा विसर्गों का क्या स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब हमारी दूसरी है इचु यसा नाम तालु। मैंने आपको क्रम बताया था कि पहले का क्रम स्थान क्या है? पहला कंठ हो गया हमारा। अब आया हमारा दूसरा इचु यसा नाम तालु। इचु या शा नाम सा नाम तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब हम इससे किस तरह से पता करें कि जैसे मैंने आपको ये बता दिया था कि आ का मतलब आ, कू का मतलब का वर्ग, हा का मतलब हा और विसर्गों का मतलब हा विसर्ग, जो हा की आवाज निकालते हैं, तो इन सबका क्या स्थान हुआ? कंठ। लेकिन इचु यशा नाम तालु, ये जो मैंने संस्कृत में ये पंक्ति लिखी है, इसका जब आप अर्थ निकालेंगे तो देखो, ई से ई, मैंने आपको 9 स्वर बताए थे, आ ए ओ रेल रे ए ओ आई औ, तो यहाँ पर हमारा आ स्वर हो गया, यहाँ पर हमारी ई है, ठीक है, जो अच स्वर, ठीक है। तो ई से क्या मतलब हुआ? ई। और मैंने आपको बताया था उदितों के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो ई से ई हो गया चू, ई चू, चू से क्या हो गया हमारा? चा वर्ग। या से क्या हो गया हमारा? या। और शा से सा, यशा नाम। इनकी ये जो मैंने आपको इतना लिखवाया है, क्या लिखवाया है? ई वर्ण, ई। चू से मैंने आपको बताया था को, चो, टू, तू, पू, तो ये हमारा क्या है? चा वर्ग, चा, ठीक है ना। चा वर्ग बताया था आपको, चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या बताया था। इनका 25 का क्रम होता है, ये वर्गीय होते हैं, तो इनका 5 का ये क्या हुआ? क्रम हुआ। तो ई से ई वर्ण, ई से क्या हुआ हमारा? ई। चू से चा वर्ग। संस्कृत की प्रति एक पंक्ति में जो आपको ये वार्तिक मैंने एक लाइन लिखवाई है, एक एक वर्ड का मतलब अलग अलग है, ठीक है। जिस तरह से आप मुझे पढ़ाते हुए देख ही रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी का कुछ अर्थ अलग है, हा का अर्थ अलग है, इसी तरह से इसी लाइन में भी ई का मतलब क्या है? ई है। और चू का मतलब क्या है? चवर्ग। और या का मतलब क्या है? या। और शा का मतलब शा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सा 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। शा, शा, हा, सस्वर में तीनों सा का उच्चारण दे रखा है, शा, शा, हा। तो प्रति एक सा का उच्चारण स्थान अलग है, जिस तरह से इस वाले सा का स्थान क्या है? तालु, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? तालवादी सकार। जिस तरह से कहीं पर प्रश्न ही आ गया, ठीक है ना, क्या तालवादी सकार की पहचान करो, ठीक है ना। या फिर ये लिख दो कि मूर्धन्य सकार लिखो, ठीक है ना, कि मूर्धन्य सकार की पहचान क्या है, मूर्धन्य सकार कौन सा होता है, ठीक है ना। या तीनों सा के उच्चारण स्थान लिखो, तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कि किस सा का क्या स्थान है। तो इसलिए जो मैं ये आपको लाइन लिखवा रहा हूं, ये वार्तिक लिखवा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन लाइनों को याद कर लिया तो आप कभी भी, मैंने आपको बताया, मात नहीं खाओगे। तो ई से ई हो गया, चा वर्ग से चा हो गया हमारा, चू से चा वर्ग, और या से या, और शा नाम से शा से सा हो गया नाम। इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ठीक है। अब मैं बता दूं तालु क्या है। ई से ई, चा वर्ग, ठीक है। अब आप चा बोलें, चा, या शा, ठीक है, या फिर ई। अब आप अपनी जीभ को
दांतों पर स्पर्श करते हुए चा बोल करके दिखा सकते हैं, चा। वो उच्चारण नहीं आ पाएगा जो ई का आना चाहिए, या फिर जो उच्चारण या का आना चाहिए, आप उस तरह से नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान निर्धारित हैं। जो वर्ड जहां से बोला जाएगा उसकी आवाज शुद्धता से वहीं से ही निकलती है। तो आप जब या का उच्चारण करेंगे, या, सा, ई, चा वर्ग में चा, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, क्या हो गया? चा, छा, जा, झा, या। अब छा बोलिए, जा बोलिए, तो आपकी जीभ कहां पर टच हो रही है? ये दांतों से ऊपर जो खुरदरापन है, ठीक है, उससे ऊपर मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाह रहा हूं कि आप मेरी भाषा में किस तरह समझ सकते हैं। दांतों से ऊपर क्या है? खुरदरापन है, ठीक है, वो हो गया हमारा तालु। और उससे ऊपर जिसको आप लोग हलक कहते हैं ग्रामीण भाषा में, तो चिकनापन होता है वहां पर, ठीक है, वो हमारा क्या है? मूर्धा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा जितनी गहराई से आप समझ सकोगे इन चीजों को, क्योंकि अगर मैं आपको और तरीके से बता देता तो आप सारा आपको कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए मैं आपको खुदरेपन की वजह से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। दांतों से ऊपर हमारा खुदरापन है, ये का हो गया हमारा तालु, ठीक है। और ये जो हल्का चिकनाहटपन है जिसे हलक कहते हैं आप लोग, वो हो गया हमारा मूर्धा। तो अगर आपसे किसी ने पूछ ही लिया कि तालु की क्या पहचान है, कहीं पर ऐसा हो जाता है कभी कभी घबराहट में किसी ने प्रश्न कर लिया कि हम वर्ड तो बोलते सही है लेकिन हमारी जीभ उच्चारण स्थान कहीं और कर देती है, ठीक है ना। हम थोड़ा फैंसी टाइप में बोलना चाहते हैं और बोलना तो हमें तालवादी में है लेकिन हम मूर्धन्य में उसे कर देते हैं, ठीक है ना, स्टाइल के लिए, स्टाइल की वजह से, स्टाइल में बोलने की तरह से। तो इसी तरह से कि तालु किसे कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया तालु क्या है? हमारा जो खुदरापन है, ठीक है ना, वो हमारा तालु है। और वो जो ऊपर इसका आप हलक कहते हैं चिकनापन, वो हो गया हमारा मूर्धा, ठीक है ना। मैं इसके आगे हल्का सा लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा तालु, आपको समझ में आ ही गया होगा। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ठीक है। ये लाइनें बहुत जरूरी याद करने लायक हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है? रे तो एक एक वर्ड का अर्थ समझने की कोशिश करो। शानाम, ठीक है ना, ऋतुषाणाम मूर्धा, क्या है ये हमारा? मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं मैंने आपको अभी बताया था। तो री से क्या हो गया हमारा? री अच है हमारा, ठीक है ना। टू से क्या हो गया हमारा? टवर्ग, टा, ठा, डा, डा, टा, ठा, डा, ढा, डा, ठीक है ना। टवर्ग हो गया हमारा। रा से हमारा रा हो गया और सा से हो गया हमारा सा। ये चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि तालवादी शाह कौन सा है, मूर्धन्य शाह कौन सा है और दंतीय शाह कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे जब ये वाला शाह क्या है हमारा, तालवादी शाह ये हो गया, मूर्धन्य शाह ये हो गया, पा की तरफ पेट चिरा वाला, और दंतीय शाह कौन सा हो गया हमारा ये, ठीक है, आएगा अभी अगली वीडियो में। तो इसका अर्थ हमने किस तरह से निकाला? री का मतलब री हो गया, टाउ, टू का मतलब टवर्ग, रा का मतलब रा और शाह का मतलब शाह। ऋतुषाणाम क्या हो गया? मूर्धा, ऋतुषाणाम मूर्धा, ठीक है। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। मूर्धा क्या है मैंने आपको बता दिया था कि जो दांतों से ऊपर खुतरापन है ये हमारा हो गया तालु, और उससे जिसे आप हलक कहते हैं चिकनाहट होती है, चाहे आप बड़ बोल करके देख सकते हैं, टा, ठीक है ना, री, शाह। आप जब इस सा का उच्चारण करोगे, ठीक है ना, जीभ आप इस सा की भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मूर्धन्य सा का बोलने का तरीका है जीभ वहां पर पे लगा करके मूर्धा पे जब इसका शुद्ध उच्चारण होगा शा, ठीक है ना। इस सा की जो आवाज निकलेगी वो इस तरह निकलती है सा, शा। इस सा की आवाज निकलती है शा, और जो दंतीय सा होता है उसकी निकलती है सा, ठीक है। तीनों की आवाजें
अलग अलग उच्चारण स्थान से हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं पड़ती है तो कोई किसी तरह से भी बोल देता है, लेकिन जब इनका सही उच्चारण स्थान अगर आप कहीं पर करोगे तो इन्हीं के ही क्रम से करना चाहिए। ठीक है ना। आप रा बोल करके देखिए, रा बोल करके देखिए, ठा बोल करके देखिए, जहां पर आपकी जीभ जा रही है वही स्थान आपका मूर्धा है। आप कोशिश करके देखिए, जीभ आपकी वहीं पर पहुंचेगी, मूर्धा पर ही। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कंठ, तालु, मूर्धा। अब बारी है दंतीय। क्या है? री तुलसा नाम दंता, री तो ल शानाम क्या है? दंतः। दंता क्या है? दांत। दंता का मतलब तो सभी लोग समझ रहे होंगे, दंता किसे कहते हैं? दांत को। तो द्री का मतलब क्या हुआ हमारा? द्री। ठीक है ना, जो आपको बताए थे आज। ठीक है ना। तू का क्या मतलब हुआ हमारा? तवर्ग। कौन कौन सा? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है ना। क्या हो गया हमारा? तवर्ग हो गया क्या? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है ना। ला का क्या मतलब हुआ? ला। आप कह रहे होंगे ला तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये री है और ये ला है, और ये हो गया हमारा शा। ठीक है ना। ये हमारा दंतीय शा है। तो री तुल शा नाम दंतः। इनका नाम क्या है? उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतः। चाहे आप बोल करके देख सकते हैं, ता, था, दा, धा, ना, सा। ठीक है ना। री जल्दी बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो कहाँ टच हो रही है? दांतों पर। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंती। ठीक है। री तुलसानाम दंतः। ठीक है। अब है हमारा पांचवा, उपपदमानियानाम मोष्टौ। आप सिर्फ इस चीज से समझ लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट बना करके दूंगा इस पर, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसे आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इस पे उतारने की कोशिश ना करें, सिर्फ इन बातों को समझें कि मैं एक एक वर्ड का, तू का, ला का, शा का क्या मतलब समझा रहा हूं आपको। ठीक है। अब पांचवा देखें, उपपदमानियानाम मोष्टौ। ठीक है। ओ प पद मा नी या ना मोष्टौ। इसका क्या मतलब है? उपपदमानियानाम मोष्टौ। ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है। ओष्ठ क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। ओष्ठ कहते हैं होठों को, संस्कृत में ओष्ठ। ठीक है ना। तो ओष्ठ का मतलब हुआ हमारे होठ। ठीक है। ऊ से क्या हुआ हमारा? ऊ, आ, ई, ऊ। ठीक है। अच्छा हमारा पू का क्या मतलब हुआ? समझ ही गए होंगे आप अब तक कि पू का क्या मतलब है? पावर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। एक चीज और ध्यान देने की है, पू के अंदर, पवर के अंदर जो आता है वो पेट चिराता है, और जो दूसरा बा है आपका, ठीक है ना, उसका उच्चारण स्थान और है, इसका उच्चारण स्थान और है। इन चीजों का बहुत जरूर ध्यान रखना कि आपके सामने प्रश्न आ गया कि ओष्ठीय बा कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, और जो दूसरा वाला बा है उसका उच्चारण स्थान भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है। तो ऊ का क्या हुआ? ओ। पा का क्या मतलब हुआ? पा। उपपदमानियानाम मोष्टौ। उपपदमानीय, पद्मानीय क्या है? ठीक है। उस दिन मैंने आपको बताया था जीवा मूल्य और उपपदमानीय। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर ध्यान होगा कि उपपदमानीय कौन से होते हैं। ठीक है। उपपदमानीय कौन से होते हैं? पा और फा। प्रागर्ध सदृश, प्रागर्ध विसर्ग सदृश मैंने आपको उस दिन वार्तिक बताई थी एक, जिनके शुरू में पा के और फा के शुरू में अगर अर्ध विसर्ग है तो ये क्या हो गया हमारा? प्रागर्ध विसर्ग। मतलब प्रा मतलब पहले, अर्ध विसर्ग मतलब पा और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग है वो हो गया हमारा उपपदमानीय।
तो ऊ से हमारा ऊ हो गया, ऊ से हमारा पवर्ग हो गया, उपधमानीय नाम। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मतलब होठ। जब हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो हमारे होठ आपस में मिल जाते हैं। चाहे आप बोल करके देख सकते हैं, बा, भा, मा, पा, फा, ठीक है ना। फा बोलिए, ऊ। जब अगर हाँ आपको ये लगा होगा ऊ, जब हम ऊ बोलते हैं तो होठों से आवाज निकलती है ना, ऊ, ठीक है। तो ये भी हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। कभी आपको लगे कि पा, फा, मा बोलते हुए तो होठ मिल रहे हैं, लेकिन ऊ बोलते हुए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चारण स्थान जो है, आवाज जो है होठों से ही निकल रही है, तो क्या हो गया हमारा? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो इसकी उपपदमानीयाम ओष्ठव की आप मतलब हिंदी अर्थ समझ ही गए होंगे। ऊ का मतलब ऊ, पू का मतलब वर्ग, उपदमानीय नाम। उपदमानीय मैंने आपको बताया था, उपदमानीय पा और फा, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अब देखिए छठा है आपका यम गणना नाम नासिका च। या ये तो बहुत ही हल्का है, इसको अगर मैं लिख दूं तो आप एकदम ही समझ जाओगे। यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका। यम वर्णों के बारे में आपको बताया था, या मा गाड़ा, ठीक है। तो ये क्या है? या मा गाड़ा ना, ठीक है। कितने हो गए हमारे ये यम वर्ण? या मा गाड़ा ना। यम प्रत्याहार, ये प्रत्याहार बनाए दिखाए थे आपको कि यम प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो ये वही है यम प्रत्याहार। या मा गाणनम, इनका क्या है? नासिका। नासिका क्या है? नाक। ऐसे या मा गा णा ना, जब हम इनका उच्चारण करेंगे, ये हमारी नाक से, इस तरह से कुछ देखा हो नाक में बोलते हैं कुछ, तो उसी तरह से जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें नाक में से हमारे स्वर निकलेंगे, इसको कहते हैं नेकना टाइप में। तो उस तरह से जब हमारा इन वर्डों को जब हम बोलेंगे णा, ठीक है ना। आया तो ऋतु साणाम में भी ना है, लेकिन ये नासिका वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से ही होगा जब ये बोले जाएंगे। तो या मा गा णा ना, ये क्या हो गए हमारे? नासिका, मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्ड। ठीक है, नासिका क्या मतलब हुआ? नाक से बोले जाने वाले वर्ड, ठीक है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब सातवां देखिए, ए दई तो कंठ तालु। ए दई तो क्या हुआ? कंठ तालु। अब ये क्या आया कि कंठ भी आ गया और तालु भी, दो स्थान एक साथ कैसे हुए? ए दैतो, ए दैतो का क्या मतलब है? ए और आई। ए और आई का स्थान क्या है? कंठ एवं तालु। जब हम ए का ए बोलते हैं, ए, तो आवाज हमारी सीधी भी निकलती है और आवाज हमारी हल्की तालु को भी टच करती है, ठीक है। तालु मैंने आपको बताया था क्या है। जब वो आवाज जीव हमारी तालु को भी टच कर रही है और सीधी बाहर भी निकल रही है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ और तालु, अर्थात अंदर से एक साथ बाहर भी आ रही है और तालु पर भी जीभ हल्की टच हो रही है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया तालु। ए दई तो कंठ तालु, ठीक है ना। आठवां क्या है? ओ दऊ तो कंठ ओष्टम। ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठोष्टम। कंठ ओष्ठम। कंठोष्ठम का क्या मतलब है? कंठ और ओष्ठ। ए दई ओ दऊ तो, ओ और औ। ओ और औ जो है, ओ और औ है, ये हमारे अच हैं। इनका जब हम उच्चारण स्थान करते हैं तो आवाज हमारी कंठ से भी निकलती है, जैसे ओ आउ, आवाज हमारी अंदर से भी निकली और होठों पर भी बनावट आई, ठीक है। जिस तरह ऊ बोला था, ऊ बोलते हुए हमारे होठ इस तरह से हो गए थे, तो हमारे ओ और औ बोलते हुए आवाज हमारे कंठ से भी निकल रही है और आवाज हमारे होठों पर भी क्या हुआ? होठ हमारे शुक्ड़े ना
तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। ठीक है, 8 हो गए। अब 9वां है बकारस्य दंतोष्ठम। मैंने आपको बा के बारे में बताया था, वाकारस्य क्या है, दंत और ओष्ठ। बकारस्य दंतोष्ठम, वा पेट चिरा जो बा है हमारा वो किसके अंदर आ गया था, पाफा के अंदर आ गया था। ठीक है, पू के अंदर आ गया था, उपपदमानी आना मोस्ट के। ये जो बा है हमारा जिसका पेट चिरा नहीं होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। अक्सर यहाँ पर सा में और बा के अंदर लोग वाग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये लिखा है बकारस्य दंत ओष्ठम। बा का उच्चारण स्थान क्या है, पू वर्ग के अंदर जो पू के अंदर जो पवर्ग के अंदर वा है वो हमारा पेट चिरा हुआ है, और जो पा वर्ग के अंदर नहीं है, जो पू के अंदर नहीं है, वो हमारा ये बा है जिसका पेट चिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब हम इसे बोलेंगे तो हमारा दांतों पर जीभ टच होगी और हमारे होठों पर भी बनावट आएगी। जैसे वाह, जब आप इस वाह का उच्चारण करेंगे, वाह बोलते हुए जीभ हमारी दांतों पर मिलेगी और हमारे होठों पर भी बनावट आई, तो इसलिए क्या हो गया हमारा बकारस्य दंतोष्ठम। बा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं मैं और थोड़ा समझाना है। कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। अब 10वां कौन सा, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। मैंने आपके लिए जीवा उपदमानीय जीवा मूल्य के बारे में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जीवा मूल्य क्या है, उपदमानीय क्या है। तो जीवा मूल्य से जीवा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। ठीक है, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल स्थान है, जिह्वा मूल्य से क्या है, जिह्वा मूल्य से कौन से वर्ड बताए थे आपको, का और खा, जिनके आगे इस तरह से अर्ध विसर्ग लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जिह्वा मूल्य। अगर कहीं पर आपके सामने इस तरह से आ गया तो आप उन्हें जिह्वा मूल्य ही कहेंगे, और जिह्वा मूल्य का स्थान क्या है, जिह्वा मूल्य ही होता है। ठीक है, 10 हो गए हमारे, लिख देता हूं, हाँ 10 हो गए। अब है हमारा 11वां है नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य आप कुछ समझ रहे हैं, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार के बारे में आपको बताया था मैंने, बताया था आपको, आपके चारों आयोग वहां आ चुके हैं, आपको ध्यान हो, जीवा मूल्य भी आ गए, उपदमानीय भी आ गए। ठीक है, और विसर्ग के बारे में आपको है विसर्जन नाम कंठा के बारे में पहले बता दिया है, आपका वह अनुस्वार, नासिका अनुस्वारस्य है। अनुस्वार क्या है, ये आपका बिंदु जो होता है इस तरह से ये वंश में लगा हुआ है, ठीक है ना, आता है, जैसे चांदपुर लिख लिए, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो आपका क्या है, अनुस्वार। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। आप इसको यम गणना नाम नासिका के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे इसका उच्चारण वर्ड इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसकी अलग से एक भी वृत्ति है, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। नासिका मतलब नाक से बोले जाने वाला वर्ड है ये, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। मैंने आपको सारे उच्चारण स्थान बता दिए हैं, कितने बता दिए हैं मैंने आपको, 11। एक बार ये जो वृत्ति हैं, ये चीजें हैं, मैं आपको एक बार दोहरा लेता हूं। क्या है, पहली क्या बताई थी मैंने आपको, अकुहा विसर्जनीया नाम कंठा। ठीक है, इचु ऐसा नाम तालो,
ऋटुषाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम मोष्टौ, यमगणानाम नासिका च, एदैतो कंठतालो, ओदौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिका अनुसारस्य। नासिका अनुस्वार का क्या है? नासिका। तो आपके 11 हो चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको जितना मैंने बताया है समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको एकक शब्द, एकक वर्ड का अर्थ निकाल करके बताया है, ठीक है। अब मैं आपका चार्ट उतार देता हूं, जिस तरह से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए चार्ट आपका, कंठ, तालु, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा, नासिका, नासिका हो गया आपका। ए दई तो शॉर्ट में समझ लीजिए, कंठ, तालु, ठीक है ना। ओ दऊ तो कंठोष्ठ, ठीक है। वकारस्य बाका, वकारस्य दंतोष्टम, जगह थोड़ी कम है, चलिए। वकारस्य क्या हो गया? दंतोष्टम, ठीक है। बाका हो गया ये। और एक मिनट, थोड़ा नासिका हो गया, कंठ, तालु, ठीक है। कंठोष्ठ, दंत ओष्ठ, ठीक है। और यह हो गया आपका जीवा मूल्य, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? जीवा मूल्य। ये क्या है आपका? स्थानों का क्रम, ठीक है। थोड़ी उधर जगह कम है तो आप समझ लीजिए। कंठ, तालु, अक्वा विसर्जनाम कंठा, इचुएसा नाम तालु, इटुषा नाम मूर्धा, इतुलसा नाम दंता, उपपद्मान्या नाम मोष्टौ, यमगणा नाम नासिका च, एतैतो कंठ तालु, ओदौ तो कंठ ओष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गए आपकी, 10 लाइनें हो गई हैं। अब इनके क्रम लिख लेते हैं। ठीक है। आ, का, खा, गा, घा, का, ठीक है। हा और विसर्ग। अकुहा विसर्जन नाम कंठा, आ, का, खा, गा, गा, घा, हा और हा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। तालु का
ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु, ए चा छा जा झा या, ठीक है ना। चा जा जा या और शा, इनका क्या हो गया तालु। ए चू या और शा नाम तालु, ठीक ना। रे टू शा का नाम रे टा ठा डा ढा णा रा शा। री टू शा नाम मूर्धा, ठीक है। दंता का रे ता था दा धा ना, ता दा ना ला और शा। ये तुलसा नाम दंता। री ता दा धा ना ला और शा, ये आपके तीनों सा हो गए। क्रम ध्यान रखना, कौन सा तालवादी, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंती है, ठीक है। उपपदमानी अनामोष्टव ओ, ठीक है ना। पा फा वा भा मा उपपदमानिया नाम, ठीक है ना। ओष्ठव, इनका क्या हो गया उपपदमानी है, कौन सा ओ का, पवर का और इनका, ठीक है ना। अब नासिका च या मा गा ड़ा ना, ठीक है ना। यम गणना नाम। और अब ये हो गया अनुस्वार आपका, जो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, लेकिन इसका भी उच्चारण स्थान नासिका है, मैंने आपको बताया था, ये भी इसी क्रम में आ जाएगा। नासिका चा ए दैतो को क्या हो गया कंठ तालु, ए आई का। ओ और औ का क्या हो गया कंठ ओष्ठ, ठीक है ना। दंतोष्ठ किसका हो गया वा का, ठीक है ना, जिसका पेट चिरा हुआ नहीं है। अब जीवा मूल्य कौन से हैं का और खा। जीवा मूल्य से जीवा मूलम, ये आपका चार्ट है। ये थोड़ा लाइनिंग की वजह से गड़बड़ हो रहा है, आप इसको ठीक तरह से कॉपी में उतारें समझने के लिए, जिससे आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। अकुहा विसर्जन नाम कंठा सभी के वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर आपको दिक्कत सी लगती है तो आप अपना वर्गीय व्यंजन कौन से हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारा क्रम बिल्कुल सही है, सही तरीके से बिल्कुल चार्ट उतार दिया मैंने। आप इसको उतार सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसका स्थान क्या है, क्योंकि ऊपर स्थान दे रखे हैं, नीचे वर्ड दे रखे हैं। और इसमें दिमाग मारने से, इसको ज्यादा रटने से अच्छा क्या रहेगा आपके लिए, जो मैंने आपको वार्तिक बताई हैं कौन कौन सी, जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी, उनको आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। अकुहा विसर्जन नाम कंठादी वगैरह। तो ये आपका क्या हो गया आज का ये चैप्टर आपका उच्चारण स्थान का था, कि वर्डों के उच्चारण स्थान क्या है। हम आपको ये प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई जो बहुत हार्ड हो, बहुत हल्की है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीजें लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।